डिपार्टमेंट या CID भारतीय टेलीविजन के इतिहास का एकमात्र ऐसा धारावाहिक है जिसने पिछले 18 सालों से दर्शकों के बीच अपनी धाक जमा रखी है। एक ऐसा क्राइम शो जिसमें ACP प्रद्युमन और उनके जांबाज ऑफिसर्स रहस्यमयी मौत की तह तक जाकर रोमांचक तरीके से केस को सुलझाते हैं। बच्चे, बूढ़े या जवान, हर कोई CID की रोमांचक कहानियों का दीवाना है और दर्शकों के इसी असीम प्यार की वजह से CID पिछले 18 सालों से हम सबको क्राइम के प्रति जागरूक रखता आया है। इस ऐतिहासिक शो ने अब तक 1000 एपिसोड से भी ज्यादा का सफर तय कर लिया है और अब कई नए कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है। अगर CID की कहानियों में रोमांच है तो उसके किरदार कहानियों से भी ज्यादा निराले हैं। इसमें न सिर्फ ACP प्रद्युमन का फर्ज है बल्कि दया की दिलेरी भी है। एक और अभिजीत का कंप्यूटर से तेज दिमाग है तो वहीं उसके साथ नोक झोंक करने वाले डॉक्टर सालुंखे का अनुभव भी। CID के किरदारों से लोगों का लगाव ऐसा है मानो वो उनके ही घर के सदस्य हों। परिवर्तन ही दुनिया का नियम है और CID वक्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। चाहे कहानियों में नए जासूसी के तरीके हो या फिर शूटिंग के दौरान किए जाने वाले हैरत अंगेज प्रयोग। एक ऐसा ही अनोखा एपिसोड 111 मिनट का प्रसारित हुआ था नवंबर 2004 में। इस एपिसोड में एक भी कट नहीं था, यानी कि पूरा एपिसोड एक सिंगल शॉट में फिल्माया गया था। CID के इस एपिसोड को देखकर CID का नाम लिम्का और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। इस महान उपलब्धि के साथ साथ CID ने बीते साल में कई अनगिनत इनाम भी जीते हैं। CID के जाबाज ऑफिसर्स अपने फर्ज के लिए हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना करते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो इंडियन टेलीविजन के इतिहास में कभी किसी ने ना किया हो। मनोरंजन की दुनिया के कई बड़े कलाकार CID में काम कर चुके हैं, जैसे सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, सैफ अली खान, गोविंदा, सनी देओल, अक्षय कुमार, करीना कपूर और रानी मुखर्जी जैसे कई मशहूर कलाकारों ने इस ऐतिहासिक शो का हिस्सा बनकर खुशी जताई है। CID की कहानियां सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि दिल्ली, मनाली, हरिद्वार, ऋषिकेश, जैसलमेर, अहमदाबाद, आगरा, मथुरा, सातारा, कोलकाता, केरला और गोवा जैसी कई शहरों में फिल्माई गई है। ACP की सेना ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड जैसे दिल को लुभा देने वाले देशों में भी उन्होंने मुजरिमों को मजा चखाया है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने 18 सालों के इस गौरवपूर्ण धारावाहिक की ऐतिहासिक यादों को ताजा किया है। इस वर्ष 26 जनवरी को जश्न CID के रूप में। इन 18 सालों में कितना कुछ बदला, पर आज भी CID दर्शकों के बीच लोकप्रिय है। अब CID सफलतापूर्वक अपने कदम 19वें साल में बढ़ा रहा है। I think it is a very big achievement. कभी वो जमाना हुआ करता था कि एक फिल्में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली के नाम पे जानी जाती थी। आज वीकेंड कलेक्शन का जमाना है। ऐसे ज़माने में 18 साल एक शो का जीना बहुत बड़ी बात है। चाहे हम DCP चित्रोले की बात करें या ACP प्रद्युमन या दया या अभिजीत या फ्रेडी, ये सारे हाउस होल्ड नाम बन चुके हैं। कुछ गड़बड़ है, दया दरवाज़ा तोड़ दो, ये डायलॉग्स आज आपको लोग रिपीट करते हुए मिलेंगे। फेसबुक पे आपको जोक्स भी मिलेंगे इनके अराउंड।
फिल्मों के डायलॉग तो हमने लोगों को बहुत रिपीट करते हुए सुने हैं, पर एक टीवी शो के डायलॉग जब कोई रिपीट करे, इससे बड़ी सफलता नहीं मिल सकती कि ये लोगों की जुबान पर बैठ गया है। 18 साल सिर्फ एक पड़ाव है, ये अंत नहीं है, ये एक बहुत लंबे सफर का सिर्फ एक बहुत छोटा सा पड़ाव है। 19वां साल हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे हम सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की बात करें या सीआईडी टीम की बात करें। इस 19वें साल में हम क्या कुछ नया करने जा रहे हैं, सीआईडी को हमें किस नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जाना है, इसके लिए मैं एमएसएम के सीईओ मिस्टर एनपी सिंह, बिजनेस हेड दानिश खान, पीपी सिंह सर और प्रदीप सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज स्टेज पर आए। सर और मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के बच्चे भी सीआईडी देख रहे होंगे। ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द सिंसियर हार्ड वर्क दैट एवरीबडी हैज डन फ्रॉम मिस्टर सिंह's टीम, प्रदीप, शिवाजी सर, यू, अभिजीत, दया, नरेंद्र गुप्ता, Shraddha and Ansha and Tanya and Rishikesh, all of you are there, Dinesh. मैं दिनेश को हमेशा फ्रेडी के नाम से ही याद रखता हूँ। but दिनेश, आप लोगों की वजह से आज 18 साल की एक सक्सेसफुल जर्नी हम लोगों ने कंप्लीट की है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। We really appreciate what you've done for the network, for our channel. अब जब हम 19वें साल में प्रवेश कर रहे हैं तो ज़रूरी था कि 18 साल के बाद एडल्टहुड में हम लोग चले जाते हैं, तो एक रिफ्रेश बटन दबाया जाए न्यू ईयर था। और तब भी चैनल ने इतना सपोर्ट किया जिसकी वजह से आज प्रोग्राम चल रहा है। जैसे आप जानते हैं कि प्रोग्राम आजकल ऑफ एयर फटाफट हो जाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ाया हो जाते हैं, और उसका सारा श्रेय जाता है एनपी सर को। इन्होंने एक कसम जैसी खा रखी है कि इस प्रोग्राम को ऑफ एयर नहीं जाने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसा 18 साल की जर्नी है, काफ़ी कुछ याद आता है, काफ़ी कुछ बोलना चाहता हूँ। उसके पहले मैं हम लोगों का भी एक जर्नी है 20-22 साल का, तो मैं प्रदीप सर को रिक्वेस्ट करूँगा आप कुछ बोलो सर। मैं जब सुनता हूँ 18 साल, 17 साल, 19 साल, मुझे यकीन नहीं आता है हम लोग 18 साल कैसे बिताए। इट वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर फैंटास्टिक टीम एंड लॉट्स ऑफ हेल्प फ्रॉम सोनी। मैंने जिस दिन सीआईडी लिखा था वो करीब 22 साल पुरानी बात है। वो लिखने के बाद मैंने एक आदमी को फ़ोन किया, मेरा लंगोटी दोस्त शिवाजी साटम, कि यार ऐसा कुछ है करेगा? बोले पूछ मत, कब आना है ये बता। मेरा इनको फ़ोन करना, उसके बाद दया का हमें मिलना, उसके बाद मेरा सत्या फिल्म का देखना, और उसमें इतना पतला दुबला एक आदमी था। मैंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए ये सीआईडी में होने चाहिए, और हमने इनको ढूंढ ढांड के निकाला आदित्य को। और मेरा इन सब का मिलना और इन सब का सौभाग्य सीआईडी में आना, यही एक कारण है जिसकी वजह से आज इन सब के भाग्य की वजह से सीआईडी चलता है। इसके बाद एक राइटर्स की टीम हमारे साथ में है, और एक फैंटास्टिक टीम है डायरेक्टर्स की, मेरा बेटा भी है उसमें जी। और दिन रात ये लोग काम करते हैं, और दिन रात इस तरह से काम करते हैं जैसे शूटिंग का पहला दिन है। और इन सब का एक मेहनत है जो इस फिनोमिना को बना रही है। सीआईडी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, इसमें ये एक फिनोमिना है जो सबकी लाइफ में घुस गया है। और जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं साथ में, अभी नाम लिया सबने, मुझे कभी कभी याद नहीं रहता
तो मैं ऐसे बोलूँगा अंशा, श्रद्धा, नहीं मुझे इसका तानिया और नाम याद है, अब्रोल, ऋषिकेश, छुटका, शालू के साथ शिवाजी, दया, फडनीस एंड आदित्य साहब। अभी इस आदमी ने बोला कि मैंने देखा एक बूढ़ा खड़ा था, साले 18 साल पहले भी यही दिख रहा था मैं। थैंक यू है आपका, थोड़ा का सपोर्ट कर देंगे। प्रॉब्लम है आपको? नहीं सब इधर ही तो खड़े हैं मीडिया में। प्रॉब्लम है इसलिए मैं खड़ा हूँ ना। क्या प्रॉब्लम? आप डिस्टर्ब करोगे? मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ? आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। सब मीडिया वाले, हम भी मीडिया। नाम क्या आपका? सोनप। सोनप। ये एकदम बच्चा था उस टाइम, मैंने कैमरा लेके सोनप। कहाँ के? इंडियन एक्सप्रेस। 15-20 फीट का, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस पता चला। पानी में था, इतना नाम सिंसियर अलग आर्टिस्ट है। नहीं वर्कर अलग उसके अंदर पड़ा हुआ था, कांप रहा था बहुत बुरी तरह सब इधर ही था। इस तरह से दया वगैरह ने एटीट्यूड आपका इसके बाहर बहुत निकाला। बहुत रिस्की शॉट था अच्छा लगा। और हम लोग हर रोज है यार। हमें पता नहीं चलता। इंडस्ट्री के बहुत सारे आर्टिस्ट ने इस तरह की शूटिंग देखी नहीं है। अभी आपने एक क्लिप में देखा, स्विट्जरलैंड में एक शॉट था जिसमें डिसाइड किया मैंने और आदित्य ने कि चलो वहाँ पे जाके शूट करते हैं हवा में, और हम लोग कूद गए। अब मुझे इतना डर लगता है ऊपर से, पर एक बार कूद के देखा नीचे दुनिया चल रही थी और हम शॉट लेते रहे, इतने आसपास बातें कर रहे थे। शॉट खराब हो गया, दूसरे दिन फिर गए, फिर जब मारा, फिर मैंने दया से पूछा ट्राम के पीछे भागना है, बोला भागेगा। स्विट्जरलैंड में लोग पागल हो गए देख के, एक आदमी ट्राम के पीछे भागा जा रहा है और ट्राम से आगे भाग गया है। यही वो शॉट था जो भी आपने देखा, उस तरह का पूरा बन गया है। और अभी हम मथुरा में, और मैं आपको बताने हुए आज मेरे बच्चे देखते हैं दोनों, और छोड़ते नहीं है टीवी, जैसे मैं नहीं छोड़ती थी। मेरे बाप बाप ने बहुत कोशिश किया मुझे टीवी से हटाने का, मैं नहीं हटी, और ये दोनों भी देखते हैं। वैसे हम लोग जब आउटडोर करते हैं तो जनता के काफ़ी करीब जाते हैं, उनसे पता चलता रहता है कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। मगर एक बात है जो मैंने देखी है कि आज तक किसी ने हमारे आर्टिस्ट को बुरा भला नहीं कहा कभी भी। ये बहुत कम होता है। मैंने इतने साल से शूटिंग करी है, करीब 30-35 साल। उसमें जो आम जनता है उनके दिल में पता नहीं कुछ आर्टिस्टों के अगेंस्ट में कुछ एक खुंदक सी भरी हुई होती है। कभी भीड़ में देखते हैं तो गालियाँ देते हैं, कुछ पत्थर भी मारते हैं, बट हमारे साथ आज तक कभी नहीं हुआ। हम लोग भीड़ में ही शूटिंग करते हैं। एक आपने अभी शॉट देखा होगा, जरा फिर से 18 सालों से दर्शकों के बीच अपनी धाक जमा रखी है। एक ऐसा क्राइम शो जिसमें एसीपी प्रद्युमन और उनके जांबाज ऑफिसर्स रहस्यमयी मौत की तह तक जाकर रोमांचक तरीके से केस को सुलझाते हैं। बच्चे, बूढ़े या जवान, हर कोई सीआईडी की रोमांचक कहानियों का दीवाना है, और दर्शकों के इसी असीम प्यार की वजह से सीआईडी पिछले 18 सालों से उनके प्रति जागरूक रहता आया है। इस ऐतिहासिक शो ने अब तक 1000 एपिसोड से भी ज्यादा का दिल्ली में एक जगह है संगम विहार, वहाँ क्यों कर रहे हो? मतलब वही करनी है मुझे वो रेगुलर दिल्ली नहीं दिखानी है, वहाँ हम दिखा चुके थे पहले। फिर तीसरे दिन आखिरी में रोते रोते मुझे वो संगम विहार में ले गया। ये जो जगह है, यहाँ पर शायद 2-3 हज़ार मकान हैं, गलियाँ हैं, और ऐसी जगह है जहाँ कोई इंसान जिसका दिमाग ठीक है वो कोई शूटिंग नहीं करेगा वहाँ पे। मगर हमने डिसाइड किया यहीं शूटिंग करेंगे। मैं वहाँ 2-3 बार गया, सब लोगों से बात करी और वहाँ उनको समझाने की कोशिश करी, मगर फिर भी लग रहा था कि शूटिंग वाले दिन कुछ हो सकता है। और मेरा पूरा ऐसा सपना था 10-15 साल का कि ऐसी जगह शूटिंग करेंगे और जो वहाँ के लोग हैं उनको अपने साथ पार्टिसिपेट करेंगे, तो उन सबकी ट्रेनिंग होगी और वो हाँ बोलेंगे। यस, ये एक रेयर सीन है। आप देखो गली के आखिरी तक हजारों लोग हैं, कुछ नहीं तो 5000 लोग हमारे साथ शूटिंग कर रहे थे, और जो जो उनको कहा वो कर रहे हैं और कितने खुश हैं सिर्फ इनके साथ कर रहे हैं। ये बहुत ही एक रेयर चीज़ है। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ की कमी है कि जिस टाइम ये शॉट हो रहा था मैं वहाँ पे नहीं था। मैं इमरजेंसी में इस सीन के डायलॉग लिख के भेज रहा था,
और बारिश की वजह से दिल्ली में जगह जगह पे फ्लड हो रखा था, मगर हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। मुझे सिर्फ यही दुख है कि मैं वहाँ नहीं था, मगर ये खुशी है कि जो हमने अचीव किया इस शूटिंग में वो कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ CID ही कर सकती है। और कितना और क्या है, and people still love you the same way like they used to do 10 years back, 15 years back. ये मुझे याद है, मैं नया नया आया था तो CID में उतार चढ़ाव जैसे सर ने बताया आता रहता है। तो सिंह साहब बोलते थे शिवाजी साहब को, यार सर शिवाजी बहुत प्रॉब्लम है, ये लगता है अभी हम लोग जाने वाले हैं। अरे छोड़ बीपी 2 साल और चलेगा। दो करते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। और अभी तक उनके थिएटर की जो ट्रेनिंग है, थिएटर की जो एक्टिंग है, वो सबको याद है और मालूम भी है। मुझे पता था थिएटर का आदमी है, ये पिटने वाला नहीं है। तो 4 दिन बाद 90 पेज की एक स्क्रिप्ट थी। सबसे पहले जिस आदमी को याद हुई, शिवाजी साटम, पूरा वर्ड बाय वर्ड। और जब उसका टेक हुआ, एक आदमी ने भी एक जगह पे भी फंबल नहीं किया, किसी ने नहीं किया, यहाँ तक कि दूसरे लोगों को गाइड कर रहे थे। एक जगह पे एक आर्टिस्ट, जब करीब 90 मिनट का शॉट हो गया था, कैमरा जब वहाँ पे पहुँचा उनके ऊपर, तो वो अपने डायलॉग बोलने के बजाय कहने लगे, मेरा डायलॉग क्या है, मेरा डायलॉग क्या है। बिल्कुल बोला था चाहे भूल जाओ, रुकना नहीं। तो आदित्य को पूरा स्क्रिप्ट याद था, कैमरा के पीछे से उसने उसका डायलॉग बताना शुरू किया और कॉन्फिडेंस आ गया उसको, उसने सारे डायलॉग बोल दिए पीछे से, और शॉट कंटिन्यू करते रहे। वहाँ पे हमने बाद में डब कर दिया। तो ये है डेडिकेशन, और इसी डेडिकेशन के कॉन्फिडेंस पे अब मैं एक बात बताने वाला हूँ कि शायद मार्च या अप्रैल में एक 2.5 घंटे का एक शॉट हम ट्राई करने वाले हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि नहीं होएगा, वो होके ही रहेगा। अभी बहुत सारी बातें हैं जो याद आ रही है, मगर एक साथ बाहर नहीं आएंगी, कभी फिर मौका मिलेगा तो फिर बताएंगे। तो इतना टाइम मैंने लिया, और किसी को धन्यवाद बोलना रह गया हो तो माफ़ करना, इतनी बड़ी टीम है। और हाँ, ये बहुत बड़े इजीली आता है, गालियाँ वगैरह बीपीजे से बात करनी नहीं आती, बट these have been glorious 20 years for Sony, and to be a part of the whole journey। मतलब हम लोग तो बाराती ही रहे, एक भी बाराती बिछड़ा नहीं अब तक, तो it's now more a family thing, and congratulations to all of you, all from Sony, and congratulations to BP, you, Pradeep, and because I think the whole thing comes with BP and Pradeep, and to be a part of all this is again, as Daya said, that we are blessed. और yeah, I think मेरे टीम के जितने भी सारे लोग हैं ज़रा ऊपर आइए, लेकिन एक यहाँ ज़रूर कहूँगा, सोनी को थैंक यू सो मच फॉर on a very personal note कि I have got this one big new family। तो श्रेय जितना हमको जाता है उतना आपको भी जाता है। एक और बात है जो हमारे और प्रदीप के साथ में है कि हम जिस दिन से सोनी शुरू हुआ है उस दिन से हम लोग एयर पे हैं, यस, आज तक एयर पे हैं और बिना ब्रेक के हैं। And we have not never missed a single episode। ये कभी डिलीवरी का प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कभी भी 11th आवर पे बहुत सारे एपिसोड बनाने पड़े हैं, कभी नहीं, और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये मैं एक फ़ख्र के साथ बोल सकता हूँ। मैं स्पेशली मैं प्रदीप सर तो नहीं, मैं एक टेढ़ा आदमी के नाम से बहुत फेमस हूँ, और कभी कभी मेरा फ्यूज़ उखड़ जाता है, मगर जो हमारा डेडिकेशन है कि चैनल ने कभी कुछ काम बोला हो और जो ना हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, कभी भी, रात हो या दिन हो, ऐसे कभी नहीं। तो बाकी जो Very good evening everyone. My name is Tanya Bro and I'm very fortunate to be a part of this show.
and I'm very glad to be here tonight. Thank you. थोड़ा सा फेम अगर अपनी लाइफ में देखा है तो सिर्फ CID की बदौलत. थैंक यू सो मच सोनी चैन, हमारी टीम. थैंक्स लॉट. हेलो हाय एवरीवन, आई एम अमानी सुत्राला. मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में इतने बड़े शो का पार्ट हूँ और मेरे को इस बात की बहुत खुशी है. थैंक यू सो मच. Hi everyone, myself Jagjeet Athwal और आई एम फ्रॉम कैनेडा बेंगलुरु. और मैं सब छोटा बच्चा था जब मैं शो देखता था, तो आई एम सो ग्लैड कि मैं इस शो का एक पार्ट हूँ और सर के साथ काम करूँ. इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं और बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे CID टीम का में कॉप का रोल मिला और थैंक यू फ्रॉम माय बॉटम. बच्चे के जैसे पाला है और उसको आज यहाँ तक पहुँचाया है. थैंक यू वेरी मच. Thank you. जैसे कहाँ है? आधा. और डायरेक्टर्स कौन कौन है? आ जाओ खाली. So for me also it's been a very big growth, and I have also grown old with CID. So she started as my 6th assistant, and today she is our boss. So thank you sir. Thank you sir. बिना आप लोगों के ऑब्वियसली शो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था. अगेन मैं बोलता हूँ, ये वाकई एक बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग के ग्रह मिले और हम सब साथ में आए. शायद हम सब का भाग्य थोड़ा थोड़ा मिल के CID को यहाँ तक पहुँचा रहा है. और CID में अभी बहुत कुछ करना बाकी है. और अभी ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं हुआ है. जो अभी आने वाला है वो इतना ज़बरदस्त है कि जो टेलीविज़न पे आज तक नहीं हुआ है, इंडियन टेलीविज़न पे तो हुआ ही नहीं है और एब्रॉड भी हुआ नहीं है. जो जिस तरह की स्टोरी टेलिंग अभी होने वाली है और जिस तरह का कैरेक्टर CID में आने वाले हैं, वो एक अद्भुत चीज़ होने वाली है अपनी तरह से. हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एज़ यूजुअल जिस तरह से हम सब खतरों को और पहाड़ों को पार करते आए हैं, हम इसको भी सरमाउंट कर ही लेंगे और एक बहुत बड़ा सक्सेस इसमें से होने वाला है. ये बहुत ही जल्दी होने वाला है, एक तरह की स्टोरी टेलिंग. और आगे जो कुछ होने वाला है, मैं उसके लिए अंशुमन को रिक्वेस्ट करता हूँ. Nobody better than you. So okay, 19th year में 26 जनवरी is a very important day for all of us. जिस वक्त हम 2 घंटे की एक महामूवी बनाने वाले हैं, वहाँ से हम CID का रिफ्रेश और जिस नए तरीके की स्टोरी टेलिंग की सर बात कर रहे हैं, जिस नए लोग की बात कर रहे हैं, वो हम 26 जनवरी से शुरू करेंगे. 26 जनवरी को ही हम लोग CID वीरता अवार्ड्स टेलीविजन पर अनाउंस करेंगे एंड विल कॉल फॉर द एंट्रीज. लोगों ने इतना प्यार दिया, आई थिंक CID वीरता अवार्ड्स वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो प्यार हम लोगों पे लौटा सके और उनको ऑनर कर सके जो ब्रेव लोग हैं. जो नई स्टोरी टेलिंग होगी उसके बारे में सर एक थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं, बिकॉज नोबडी बेटर देन सर. Okay, sir wants to keep it a secret as a surprise. Very soon we'll unveil on the Sony Entertainment Television the CID's new avatar. And from Sony Entertainment Television, we are very thankful to this wonderful team of CID. This journey would have been impossible without any of us.
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सादत तबस्सुम है, मैं MBA की तालिबे इल्म हूँ माशाल्लाह से। मेरा सवाल ये है कि अगर माँ बाप हमको हिजाब करने से रोकते हैं तो हम किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं बिना माँ बाप को तकलीफ पहुँचाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, जो आज के हमारे हालात हाजिरा के हिसाब से बड़ा अहम सवाल आपने किया कि अगर माँ बाप हिजाब करने से आपको रोकते हैं तो हम उसको किस तरीके से हमको डील करना चाहिए, यानी हमको हिजाब भी करना है और माँ बाप के इस हुक्म को नहीं मानते हुए ऐसा भी हो कि हम उनको तकलीफ भी ना दे। यही आपका सवाल है? हिजाब करना चाह रही हैं आप लेकिन माँ बाप रोक रहे हैं, और कैसा हम इस सिचुएशन को डील करें, इन हालात को डील करें ताकि माँ बाप को भी तकलीफ ना हो। बहन देखिए, हिजाब का जो मसला है इस्लाम में, सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं कि हिजाब का हुक्म कहाँ आया है। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान मजीद में सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 और सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में फरमाया है। अल्लाह सुब्हान ताला इन दो आयत में बुनियादी तौर पर हम इंसानों को हिजाब का हुक्म देते हैं। सूरह नूर की जो आयत मैंने बताई, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 आयत नंबर 30 में मुसलमान मर्दों को हिजाब का हुक्म दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा कि अपनी निगाहों को नीची कर लो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ये मुसलमान मर्द का अल्लाह ने इस आयत में हिजाब बताया है। मुसलमान औरत के लिए आयत नंबर 31 में अल्लाह ने कहा वकुल लिल मुअमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हु। अल्लाह इस आयत में फरमाते हैं कि तुम मुसलमान औरतों को अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपनी जीनत को जाहिर ना करो। अपने सीनों पर, कुरान की आयत है ये, अपने सीनों को ढांको और अपनी जीनत को जाहिर ना करो। अपनी ब्यूटी को, अपनी खूबसूरती को, अपनी ब्यूटी को जाहिर ना करो सिवाय अपने बाप के सामने, सगे बाप के सामने, सगे बेटे के सामने। एक फहरिस्त अल्लाह ने आयत में दे दी है। इसी तरीके से सूरा अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में भी अल्लाह सुब्हान ताला ने हुक्म दिया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लिल या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों को हुक्म दीजिए, व बनातिका, अपनी बेटियों को हुक्म दीजिए, व निसाइल मुमिनीना, और ईमान वाली मुसलमान औरतों को हुक्म दीजिए कि जब वो अपने घरों से बाहर निकले तो अपने आप को सर से लेकर पांव तक ढांक लें। तो ये मुख्तसर में हिजाब का तारुफ कुरान की आयत से हमको मिलता है। अब जैसा आपका मसला है, आपने जैसे कहा, और ये अफसोस की बात है कि अगर मुसलमान माँ बाप हिजाब पहनने से रोकते हैं तो ऐसी सूरत में क्या करें। बहन माशाल्लाह मैंने अपनी तकरीर में बहुत ही वाज़ेह तौर पर एक कुरान की आयत कोट की है, हो सकता है आप उस वक्त मौजूद नहीं थी। अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 36 में कहा है, जिनको अगर ये आयत फिर से, अगर इसका मफहूम याद नहीं है तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, एक जनरल रूल अल्लाह सुब्हान ताला हमको दे रहे हैं कि किसी भी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने लिए कोई ऐसा हुक्म माने जबकि उस हुक्म पर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुना दिया हो। समझ में आ गया आपको? अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या कहा मुसलमान औरत को कि हिजाब करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा हिजाब करें। अब अगर माँ बाप कहते हैं कि हिजाब ना करो तो हम क्या करेंगे आप बताइए? नाफरमानी करेंगे कि फरमाबरदारी करेंगे? नाफरमानी करेंगे, क्योंकि ये वादा, ये कहा किसने हमको? अल्लाह ने फरमाया है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या कहा? शेख नासरुद्दीन अलवानी की जो मैंने आपको हदीस बयान की है, सिलसिलतुस सही हदीस नंबर 179 और हदीस नंबर 181 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी भी इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि वो ऐसा हुक्म माने जो हुक्म टकराता हो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी हुक्म से। और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि हिजाब इस्लाम में इतना अहम मसला है कि शेख बिन बाज रहीमुल्लाह जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो कहते हैं, उनके फतावा नंबर 8487 में 8487 में उनका फतवा ये है, ए वुमन हु सेज दैट हिजाब इज नॉट कंपल्सरी इज ए डिसबिलीवर। अल्लाह ऊपर, इसका तर्जुमा बोल देती हूँ आपको,
जो औरत ये कहती है कि हिजाब उसके लिए फर्ज नहीं है, वो एक काफिर है, उसने कुफ्र किया, वो एक काफिर है। आप लोग खुद सोचिए, जब अल्लाह ने हुक्म हमको दे दिया है, चाहे माँ बाप उसके खिलाफ जाएं, चाहे दोस्त अहबाब खिलाफ जाएं, तो हम क्या करेंगे? माँ बाप की इताअत इस मसले पर नहीं करेंगे, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाएंगे। और आप लोग देखिए, अगर मुसलमान माँ बाप कहते हैं कि हिजाब ना करो, अल्लाह ना खास्ता, मैं एक बहुत ही हाइपोथेटिकल बात कह रही हूँ, आज के मुआशरे में तो कम कपड़े पहनने का बड़ा फैशन है, अस्तगफिरुल्लाह। जितने कम कपड़े पहनेंगे तो उतनी ज्यादा औरत मॉडर्न है। तो अगर माँ बाप अब कम कपड़े पहनने का हुक्म देंगे, नऊज बिल्लाह, जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज में पहनते हैं, तब क्या उनकी बात मानेंगी बहनें? तो उसी तरह जब उनके लिए नहीं मानेंगी तो हिजाब के लिए भी हम नहीं मानेंगी, क्योंकि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। अब असल मसला हमारे मुआशरे में दो तरीके के हैं हिजाब के मसले पर। एक, अगर माँ बाप को घर से बाहर निकलने के लिए भी हिजाब करने का हुक्म नहीं देते, अरे भाई बुर्खा मत पहनो, ऐसी कई बच्चियां हैं जो हिजाब करना चाहती हैं, लेकिन माँ बाप ही रोड़ा बनते कहते हैं कि मत करो, तुमको लोग क्या बोलेंगे, क्यों कर रहे हो भाई हिजाब, ये पहले जमाने की बातें हैं, नऊज बिल्लाह। तो माँ बाप एक तो कहेंगे कि घर से बाहर जब निकलो तो यानी बुर्खा ही मत पहनो कहेंगे। दूसरे किस्म के मुसलमान माँ बाप ये हैं, तो बाहर निकलते वक्त तो तुम बुर्खा पहन लो, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अपने खलेरे भाइयों के सामने आओ, अपने मुमेरे भाइयों के सामने आओ, तुम्हारी बहन का भी निकाह हुआ है, तुम्हारे बहनों ही घर को आ रहे हैं, बहन भाई घर को आ रहे हैं, अब उनके सामने भी हिजाब करोगी, क्या सोचेंगे वो? क्या नऊज बिल्लाह बहन भाई की क्या नीयत खराब है? वो ऐसा सोचेंगे। तो लिहाजा तुम उनके सामने हिजाब ना करो। सही बोल रही हूँ या गलत? देवर जेठ के सामने जो जेठानी है, जो भाभियां होती हैं, वो हिजाब नहीं करती, क्यों? भाभी माँ है। कुरान हदीस के हिसाब से भाभी माँ नहीं है, भाभी गैर महरम ही है, यानी उनके सामने हिजाब करना फर्ज है। तो अगर हम कहते हैं नहीं भाई मैं देवर को अपने सगे भाई की तरह लेती हूं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देवर मौत है, देवर के सामने हिजाब करने की क्या जरूरत है, मैं अपने उनको छोटे भाई की तरह लेती हूँ। जेठ कहता है कि मैं अपनी भाभी को माँ की नजर से देखता हूँ, वो सब नजर सब गई कचरे के लिए। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया हिजाब करना है का मतलब करना है। और देखिए हिजाब की सबसे अहम और आखिरी बात आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, हिजाब के हुक्म की हद इस्लाम में क्या आप लोग जानते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात आप सब दूसरों को जाकर बताएंगे। हिजाब करना मुसलमान औरतों पर फर्ज है, आप लोग सब जानते हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 जो मैंने आपको अभी बताई है, आप लोग सोचिए कि जब अगर मुसलमान बहनें अपने कजिन्स के सामने हिजाब करने से शर्माती हैं, कजिन्स कहेंगे ओ आ गई उस्तादिमा आ गई, ओ देखो बूढ़ी है ये तो देखो हिजाब कर रही है, कोई किस्म का ये लोग मजाक करते हैं, वो एक मजाक उनको इस्लाम के बाहर कर देगा। और देखिए सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में कितनी शिद्दत का हुक्म हिजाब का है, आप लोग सोचिए। और इस बात को दूसरों को जाकर बताइए, दूसरी माओ बहनों को बताइए, शौहरों को बताइए। अल्लाह सुब्हान तआला हुक्म याद है, आप लोगों ने गौर से सुना होगा, मैंने कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कहिए, बेटियों से और मुसलमान औरतों से कि वो हिजाब करें। आप लोग गौर कीजिए कि अब उम्महातुल मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दामन बीवियां जो हैं वो किन के सामने हिजाब कर रही हैं? सहाबा के सामने। सहाबा कौन है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे तकवे वाले सहाबी, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे तकवे वाले सहाबी, ये तमाम सहाबा के सामने उम्महातुल मोमिनीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हिजाब कर रही हैं। मसले का हिजाब की हद आप लोगों को समझ में आ रही है? उससे भी बढ़कर ये कि तमाम जो सहाबियात हैं ये लोग किसके सामने हिजाब कर रही हैं? सहाबा के सामने तो हिजाब कर ही रही हैं। सहाबियात उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने भी हिजाब कर रही हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी सामने हिजाब कर रही हैं। लेकिन उससे बढ़कर ये कि सहाबियात कायनात की सबसे आला मखलूक, अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हिजाब कर रही हैं। क्या हमारे देवर, हमारे जेठ, हमारे चचेरे भाई, मुमेरे भाई, इनका तकवा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है क्या? नऊज़ बिल्लाह। कि जब हम कहते हैं कि नहीं भाई इनके सामने हम हिजाब कैसे करेंगे, तो ये हिजाब के हुक्म की हद इस्लाम में है माशाल्लाह बहन। तो लिहाजा अगर इतना सब जानने के बाद भी आपके वालिदैन आपको हिजाब करने से रोकते हैं, और अगर आप वाकई हिजाब करती हैं माशाल्लाह, आपको तो अल्लाह की तरफ से अजर है। रहा जो दूसरा बात आपने कहा कि बगैर तकलीफ दिए कैसे करें,
अगर आप इतना उनको सुनाने के बाद फिर भी उनको आपके हिसाब से तकलीफ होती है तो आप उनको अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, उसका आप पर कुछ भी मसला नहीं है, उल्टा उनको तकलीफ होने का भी गुनाह मिलेगा। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप है आजर, वो बुत बनाते थे, तराशते थे, बुतों की पूजा करते थे। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को नसीहत किया कि क्या कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया नबी हूं, ए मेरे बाप, ए मेरे बाबा, आप लोग बुतों की पूजा मत करिए। तो बाप को गुस्सा आ गया, आया कि नहीं, पूरा वाकया हम जानते हैं। तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई अगर मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, बाप को तकलीफ हो रही है, क्या करेंगे, हो रही है तो हम उनकी इस्लाह करेंगे, उनको बताएंगे कि इस्लाम के हुक्म कर तकलीफ होने का मतलब जानते हो, उसका एक ही रिजल्ट है, जहन्नम की आग। तो इंशाल्लाह आप बढ़ चढ़कर इंशाल्लाह हिजाब कीजिए। जब आप हिजाब कर रही हैं तो जितनी मुसलमान बहनों को आप जानती हैं उन सबको भी ये नसीहत कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबियात हिजाब करती है तो आज हमारी क्या औकात है। उम्मीद है बहन आपका जवाब मुकम्मल हुआ।